बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा रिवीजन का फर्स्ट लेक्चर है और आज जो हम टॉपिक करने लगे हैं वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है। ये वो टॉपिक है जो हमने MA1 के अंदर, MA2 के अंदर, F2 के अंदर और अब हम F5 में भी देखने लगे हैं। वो क्या है? वो है कॉस्ट क्लासिफिकेशन। कॉस्ट क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? कॉस्ट क्लासिफिकेशन क्या होती है? हम कॉस्ट को डिफरेंट क्लासेस में देखते हैं। क्यों देखते हैं? देखिए, हमने लास्ट जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसमें हमने बात की थी कि हमें प्लानिंग करनी है, हमें डिसाइड करना है, हमने डिसीजन मेकिंग करनी है, हमने कंट्रोल्स। ये तीन ही काम हैं किसके? मैनेजमेंट के। तो जब हम प्लान करेंगे तो हमें पता चले कि जो हमारी कॉस्ट लग रही है वो कॉस्ट क्या है। तो हम वो डायरेक्ट है, वो इनडायरेक्ट है, वो फिक्स है, वो वेरिएबल है, वो सेमी वेरिएबल है, वो स्टेप फिक्स कॉस्ट है, वो क्या है। तो हम कॉस्ट को सबसे पहले क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। तो ये वो चीजें हैं जो हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस जो भी हमारी पेपर्स हैं जिस तरह F2 में पढ़ चुके हैं, ताकि मैंने जिस तरह कहा था पिछले लेक्चर में कि हम स्टेप बाय स्टेप अपनी पिछली चीजों को भी रिवाइज करते हुए हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। तो कॉस्ट कैसे क्लासिफाई किया जाता है? तो देखिए, सबसे पहले हमने कहा एलिमेंट्स क्या है? मटीरियल इज एन एलिमेंट, लेबर एक एलिमेंट है, ठीक है। तो हम क्लासिफाई करते हैं बाय एलिमेंट्स। ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, ये हमारा मटेरियल है, ये हमारा लेबर है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गई बाय एलिमेंट्स। फिर हम देखते हैं नेचर क्या है? डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। और ये आप MA1 से पढ़ते आ रहे हैं कि जो एक यूनिट के लिए आइडेंटिफाइबल है वो डायरेक्ट है, जो एक यूनिट के लिए आइडेंटिफाइबल नहीं है वो इनडायरेक्ट है। तो दो बातें हो गई, क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन बाय नेचर। नंबर 3, क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। कि हम कॉस्ट को ये देख रहे हैं कि ये कॉस्ट आया प्रोडक्शन रिलेटेड है या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट है या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। ये क्या है? फंक्शन। एंड नंबर लास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर। कॉस्ट का बिहेवियर क्या है? मतलब एक्टिविटी को ज्यादा या कम करने से कॉस्ट क्या बिहेव करेगी? क्या कॉस्ट ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ आएगी या रिमेन सेम? तो हम देखेंगे कि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, फिक्स कॉस्ट भी होती है, स्टेप फिक्स कॉस्ट भी है और सेमी वेरिएबल भी है। इसका एनालिसिस देखें जब आप फोरकास्ट कर रहे होंगे। आपने फोरकास्टिंग, आगे चल के हम फोरकास्टिंग टेक्निक्स को भी देखेंगे। तो हमें सबसे पहले कॉस्ट का, उसकी क्लासिफिकेशन, उसका बिहेवियर पता होना चाहिए कि अगर मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं 10,000 यूनिट्स बना रहा था, अब मैं 1,00,000 यूनिट्स बनाऊंगा, तो ये जो चेंज आ रहा है, इस चेंज आने की वजह से मेरी कॉस्ट के अंदर कैसा चेंज आएगा? क्या ये सेम रहेगी? क्या ये वेरिएबल होगी? क्या ये स्टेप फिक्स कॉस्ट है? तो सेमी वेरिएबल है, क्या कॉस्ट है? तो हमें डिसीजन करते वक्त, फोरकास्ट करते वक्त, फोरकास्ट क्या है? फोरकास्ट प्लानिंग है। प्लानिंग करते वक्त हमने एक एक कॉस्ट को, एक एक चीज को देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। देखिए, हमने कहा कि जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो वी हैव टू फंक्शंस, प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब प्रोडक्शन में भी देखें, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट भी है और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी है, बट वो है इनडायरेक्ट कॉस्ट। याद रखो, इनडायरेक्ट कॉस्ट ये भी बचपन का कंसेप्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड्स होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड्स होते हैं। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन कॉस्ट डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। एंड ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर नोन एज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या है? देखो, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर मैं इन सब को ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास जो एंड रिजल्ट आएगा वो प्राइम कॉस्ट है। इसी तरह अगर इनडायरेक्ट की बात करूं, इनडायरेक्ट मटेरियल, बट वो मटेरियल जो प्रोडक्शन में यूज होता है, इनडायरेक्ट लेबर, बट वो लेबर जो
एक यूनिट के लिए आइडेंटिफाइबल नहीं है, बट वो किससे रिलेटेड है, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसी तरह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, ये प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट होगी। कौन सी प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट होगी, ये प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट होगी बट इनडायरेक्ट होगी। तो जब इनडायरेक्ट होगी, तो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड्स कहते हैं। तो इसे मैं क्या कह सकता हूं, इसे मैं कह सकता हूं प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स का कंसेप्ट हमारी पीएम के अंदर बार बार यूज होगा। हम जब आगे चल के बात करेंगे कि इन प्रोडक्शन ओवरहेड्स को अब्सॉर्ब करो, तो वो अब्सॉर्ब करना क्या है, तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या है। हर वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है बट ओवरहेड्स है। ओवरहेड्स का मतलब जो एक यूनिट के लिए आइडेंटिफाइबल नहीं है, वो ओवरहेड्स होते हैं, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज ओवरहेड्स। तो ये सारी हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट भी आ सकती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आ सकती है। फिर चलते हैं नॉन प्रोडक्शन। ये भी कॉस्ट तो लग रही है, बट इसका ताल्लुक जो है, जो वो किसके साथ नहीं है, प्रोडक्शन के साथ नहीं। तो ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो क्या है, वो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। अब नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या आएगा, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में सेलिंग। देखें, आपने यूनिट्स बनाई, यूनिट बनाने के बाद आप उसे सेल करते हैं, तो प्रोडक्शन से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, ये वो तमाम कॉस्ट हैं। रिसर्च कॉस्ट भी लिखा हुआ है जिस तरह आप देखें नोट्स में। ये वो तमाम कॉस्ट हैं जो किससे रिलेटेड है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। दीज ऑल आर नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि हमने क्या बात की। हमने बात की क्लासिफिकेशन की, और क्लासिफिकेशन की क्या बात की, बाय फंक्शन की बात की। फंक्शन में क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन के अंदर हमने कहा डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी, प्रोडक्शन की इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहलाएंगे। बाकी जो डायरेक्ट कॉस्ट होगी, प्रोडक्शन से रिलेटेड होगी, डायरेक्ट होगी, वो प्राइम कॉस्ट होगी। प्रोडक्शन में मैं इधर आपके लिए लिख भी देता हूं, प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर, प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए क्या हो सकती है, प्रोडक्शन में प्राइम कॉस्ट भी है और प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी है। प्राइम कॉस्ट मींस जो एक यूनिट के लिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब एक यूनिट का मतलब क्या है, देखिए आप एक चीज खरीदते हैं, आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से एक चीज खरीदते हैं और आपको पता है उसकी कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट क्या आ रही है, वो आपके लिए क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट। कोई भी आपने चीज खरीदी, आपको पता है इस पे एक यूनिट बनाने के लिए, मैं एक पेन बना रहा हूं, इस पेन बनाने के लिए मुझे कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है। एक यूनिट के लिए जो आइडेंटिफाइबल है, जो इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, वो डायरेक्ट मटेरियल है। इसको बनाने के लिए मुझे कितनी लेबर लगेगी, लेबर का कितना टाइम लगेगा, वो एक यूनिट के लिए जो आइडेंटिफाइबल है, वो क्या है, वो डायरेक्ट है। और इसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंस अगर कोई है, तो वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलके क्या बनेंगे, ये प्रोडक्शन रिलेटेड ही है, ये क्या बनेंगे, ये प्राइम कॉस्ट कहलाएंगे। हाँ, अब अगर मैं ये पेन बना रहा हूं, एक सुपरवाइजर भी है जो यहाँ पे बाकी लेबर्स को देख रहा है, बट वो एक यूनिट के लिए उसका कितना टाइम लग रहा है, वो सुपरवाइज कर रहा है, तो उसने एक टाइम में किस किस लेबर को, किस किस एम्प्लॉय को देख रहा है, ये एक यूनिट के लिए आइडेंटिफाइबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन रिलेटेड तो है, वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में खुद से इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहेंगे, ऐसी कॉस्ट को हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे, और ये कॉस्ट ओवरहेड्स होती हैं। और प्रोडक्शन ओवरहेड्स आगे चल के बात करेंगे कि अब्जॉर्ब होते हैं, कहाँ अब्जॉर्ब होते हैं, कहाँ अब्जॉर्ब नहीं होते। ये आने वाले लेक्चर्स में हमारी बड़ी डिटेल डिस्कशन होने वाली है। तो अभी तक के लिए आपने अपना एक छोटा सा कंसेप्ट रिवाइज किया। वो कंसेप्ट क्या था, प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। अब बात करते हैं कॉस्ट की बिहेवियर के हवाले से कि बिहेव कैसे करेगी। देखिए, पहली जो इसमें हमारे पास हेडिंग आ रही है वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट समझते हैं, हर वो कॉस्ट
जो एक यूनिट के लिए सेम रहे, हर वो कॉस्ट जो पर यूनिट क्या रहे, सेम रहे, बट जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ता जाएगा वो टोटल कॉस्ट में इंक्रीज आए। अच्छा कहता है एग्जाम्पल जब तक नहीं होगी तो मैं नहीं समझूंगा, तो एग्जाम्पल लेते हैं। आप कोई एक पेन लेते हैं 10 रुपए का, 10 रुपए का एक पेन लिया तो ये क्या है, एक यूनिट। दो लिए 20 रुपए, पर एक पेन कितने का है, एक 10 का ही है। आपने 10 लिए तो टोटल कॉस्ट क्या आ गई, 100। तो मैंने कहा टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगी, टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगी, टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगी, कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम, कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम। एक पेन 10 का ही है, आप 100 ले लें, आप 50 ले लें, आप एक पेन लें, तो एक पेन 10 का है, 100 पेन मल्टीप्लाई बाय 10, टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज बट कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम। एक यूनिट की कॉस्ट सेम रहेगी, टोटल कॉस्ट में इंक्रीज आना शुरू हो जाएगा। ये कॉस्ट क्या है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट आपको डेफिनेशन भी नजर आ रही होगी, वेरिएबल कॉस्ट दैट वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ता जाएगा टोटल कॉस्ट में इंक्रीज आता रहेगा। एज activity level increase, the total variable cost will also increase, the variable cost per unit will remain constant। कोई नई बात नहीं है, ये सारी वही बातें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ के आते रहे हैं, सिर्फ हम अपने नॉलेज को रिवाइज कर रहे हैं। कहता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर 50,000 हो, टोटल यूनिट्स 10,000 हो, तो बताओ एक यूनिट की कॉस्ट क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, हम 50,000 को डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से, तो क्या आएगा 5 पर यूनिट। तो एक यूनिट की कॉस्ट क्या है, एक यूनिट की कॉस्ट $5 है। कहता है कैलकुलेट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 20,000 यूनिट्स। तो हम एक यूनिट की हमें जब कॉस्ट पता हो तो 20,000 की पता करना कोई मुश्किल नहीं। अगर आपसे कोई कहे ना कि आप मार्केट में जाते हैं चॉकलेट खरीदने, कहते हैं जी 100 चॉकलेट लेनी है, कहेगा पहले एक कितने की है, तो आप डायरेक्ट 100 का नहीं पूछेंगे, आप कहेंगे एक पीस कितने का है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो जब एक यूनिट की कॉस्ट पता चल जाएगी तो आपको 100 की कॉस्ट चाहिए हो, आपको 1000 की कॉस्ट चाहिए हो, आपको जिस मर्जी क्वांटिटी में मटेरियल चाहिए हो, आप फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मुझे सेकंड एग्जांपल में क्या कहता है बताओ 30,000 यूनिट्स की क्या कॉस्ट होगी, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5। मुझे कहता है 40,000 यूनिट्स की कॉस्ट क्या होगी, तो वेरिएबल कॉस्ट की क्या खुसूसियत है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम। लेवल ऑफ एक्टिविटी जहां मर्जी जाए, लेवल ऑफ एक्टिविटी जहां मर्जी जाए, वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट टोटल में इंक्रीज होती रहेगी, पर यूनिट रिमेन सेम रहेगी। 20,000 है तब भी 5 है, 30 है तब भी 5 है। ये वही बात है, आप किसी शॉप में जाते हैं, वो कहते हैं भाई, आपने कहा मैं 2 पैंट्स लूंगा कितने की होगी, वो कहता है 2 लो, 1 लो, 5 लो, 10 लो। हमारी प्राइस क्या है, हमारी प्राइस फिक्स है, हम आपको ज्यादा क्वांटिटी पे डिस्काउंट नहीं देते। तो ये क्या है, एक यूनिट, जो एक यूनिट है उसकी कॉस्ट सेम है, अगर सेम है तो वो क्या है, वो वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा एग्जाम्पल 2 में देखें, आपके पास क्या नजर आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 5, बजटेड प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स, कैलकुलेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पे भी देखें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, मैंने आपको जो कंसेप्ट समझा दिया। अब आपने क्या करना है, इस 2500 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से, 3000 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से। जब एक यूनिट की कॉस्ट पता हो तो हमें जो मर्जी x क्वांटिटी चाहिए, x मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट, वी विल गेट द टोटल कॉस्ट, हमें टोटल कॉस्ट का पता चल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फिक्स कॉस्ट। देखो जैसे नाम बता रहा है कि ये फिक्स है। वेरिएबल तो हमने कहा था कि आप जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो कॉस्ट भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, बट फिक्स कॉस्ट में ऐसा नहीं होता। फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, लेवल ऑफ एक्टिविटी जहां मर्जी चला जाए, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। कहते हैं इसकी क्या एग्जांपल है, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आप जिस भी सिटी में हैं, आपने एक टैक्सी बुक कराई, आप उसमें एक बंदा बैठे, 2 बैठे, 3 बैठे, 4 बैठे, 5 बैठे, किराया फिक्स है। आपने
एक टैक्सी बुक कराई और उसे 500 रुपया दिया। अब उसमें अगर आप 2 लोग हैं तो आपको एक एक बंदे को कितना किराया आया? 250। तो इसका मतलब एक बंदा है तो कितना किराया आया? 500। 2 हैं तो कितना आया? 250। 5 लोग हैं तो कितना किराया आया? 100। इसका मतलब क्या हुआ? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, जैसे जैसे नंबर ऑफ एक्टिविटीज बढ़ते हैं हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है? कम होती है। कॉस्ट पर यूनिट क्या होती रहेगी? रिड्यूस होती रहेगी। बट इन टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। इन टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। टोटल में चेंज नहीं आएगा। एक्टिविटी कर लेते हैं, क्या कहते हैं जी, डेफिनेशन देख लें। कहता है द टोटल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट ओवर अ गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी बट द कॉस्ट पर यूनिट फॉल्स एज द लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीजेस। जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ती जाएगी कॉस्ट पर यूनिट कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में हमने कहा कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम। ठीक है। अब यहां में देखें एग्जांपल क्या है। टोटल यूनिट्स हैं 1000, टोटल फिक्स कॉस्ट है 8000। तो अगर मैं यहां पे एक यूनिट की कॉस्ट निकालूं 8000 डिवाइडेड बाय 1000 तो मेरे पास क्या आ गई? 8 पर यूनिट। अगर 2000 की निकालनी हो तो अब वो वेरिएबल कॉस्ट वाला कंसेप्ट नहीं कि एक यूनिट की कॉस्ट पता है तो मल्टीप्लाई बाय 2000, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब क्या है, हम क्या करेंगे, हमारी टोटल कॉस्ट रिमेन सेम। हमारी टोटल कॉस्ट 8000 ही है। अब मैं इस 8000 को डिवाइड कर दूंगा 2000 पे तो अब मेरे पास 4 पर यूनिट आएगी। तो आपको नजर आ रहा है क्या? लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ा, लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ने से कॉस्ट पर यूनिट क्या हो रही है? कम हो रही है। इसी तरह कैलकुलेट द टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ 3000 यूनिट्स। ठीक है, 8000 डिवाइडेड बाय 3000। तो अब देखें और हमारी कॉस्ट में क्या आ गया? डिक्रीज आ गया। तो जैसे जैसे एक्टिविटी क्या होती जा रही है, एक्टिविटी हमारे पास क्या होती जा रही है? एक्टिविटी हमारी बढ़ती जा रही है, कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। देखें आप एक घर रेंट पे लेते हैं, उसमें एक बंदा रह रहा है। आपने एक हॉस्टल में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी मुझे सुन रहे हैं अपने अपने रूम्स में बैठ के, तो आपने जो रूम ये लिया हुआ है रेंट के ऊपर, और अगर इसका रेंट 10,000 है और आप इसमें अकेले रहते हैं तो ये फिक्स कॉस्ट है। आप अकेले हो तब भी 10,000 है, आप 2 दोस्त मिल जाएं तब भी ये इसका रेंट 10,000 ही होगा। बट अब दोनों के ऊपर जब डिवाइड किया जाएगा तो अब एक दोस्त 5,000 देगा, दूसरा दोस्त भी 5,000 देगा। आपने कहा ये तो अच्छा कंसेप्ट सीखा, ऐसा करते हैं 4 दोस्त मिल जाते हैं। जब 4 दोस्त मिल जाएंगे तो अब यही 10,000 4 लोगों पे डिवाइड होगा। तो अब कितना आ गया? अब आपका जो रेंट है वो पर स्टूडेंट, पर पार्टिसिपेंट अब आपका कितना आ चुका है? 2500, 2500 आ चुका है। तो अब हाँ, अब ऐसा भी है कि उस रूम की कैपेसिटी भी है। हम उस रूम में ऐसा नहीं हो सकता आप ये कहें कि हम 100 लोग रख लेंगे। हाँ, अगर हॉल हो शायद उसकी इतनी कैपेसिटी हो, बट इसीलिए मैंने कहा अप टू एक सर्टेन लिमिट तक क्या होगा? एक सर्टेन लिमिट तक हम वो कॉस्ट फिक्स रहती है। उसके बाद एक रूम में मैक्सिमम 6, 7, 8, 9, 10 ही लोग रह सकते हैं। ये जो लाहौर के स्टूडेंट हैं ये सुन रहे होंगे, कराची वाले, लाहौर में अक्सर स्टूडेंट मैंने देखा जो एक रूम में शायद 10 से भी ज़्यादा रह लेते हैं। बट नॉर्मली हम बात कर रहे हैं कि कम स्टूडेंट होते हैं, एक ख़ास कैपेसिटी है। उससे ऊपर जब जाएंगे तो हमें 1 से 2 रूम्स करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब एक ख़ास लिमिट तक हमारी कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है? कम होती है। उसके बाद फिर ये कॉस्ट फिक्स नहीं रहती। फिर क्या आता है? फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे, फिर वो क्या बन जाएगी? वो स्टेप फिक्स कॉस्ट बन जाती है। अभी स्क्रीन पे आपके सामने नजर आ रहा है सेमी वेरिएबल। व्हाट इज सेमी वेरिएबल? ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर वेरिएबल और फिक्स दोनों आंसर हो, दोनों एलिमेंट्स हो। कुछ पोर्शन फिक्स हो
और कुछ पोर्शन क्या हो, वेरिएबल हो, ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, ऐसी कॉस्ट को हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स और वेरिएबल, मतलब जो हमने पहली दो बातें की, दोनों चीजें अगर इकट्ठी कर दो तो वो सेमी वेरिएबल बन जाती है। ऐसी कॉस्ट कौन सी होती है कि अप टू, मतलब एक कॉस्ट तो है ही है और उसके बाद हमारा क्या है, कॉस्ट में इंक्रीज आ जाता है। जिस तरह अगर हम बात करें हमारे टेलीफोन बिल से, लाइन रेंट आपको देना ही देना है, उसके बाद जितनी कॉल्स करेंगे, नंबर ऑफ कॉल्स, तो वो क्या है, वेरिएबल है। एक्टिविटी करेंगे, एक कॉल करेंगे तो एक कॉल के पैसे देंगे, दो कॉल करेंगे तो 2 यूनिट्स यूज करेंगे, 2 मिनट्स यूज करेंगे तो 2 मिनट्स के पैसे देंगे। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हमारे पास कॉस्ट कौन सी आई, ये कॉस्ट हमारे पास सेमी वेरिएबल है, जिसमें एक पोर्शन फिक्स है और उसके बाद वेरिएबल हो जाता है, उसके बाद एक्टिविटी पे डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टोटल कॉस्ट में इंक्रीज आता जाएगा, वैसे वैसे टोटल कॉस्ट इंक्रीज होती रहेगी। तो एक्टिविटी का सेम एक लेवल तक, आपकी जीरो एक्टिविटी भी हो, अगर आपने कोई भी कॉल नहीं की, आपको क्या पे करना है, लाइन रेंट पे करना है। तो जीरो एक्टिविटी भी है, फिक्स कॉस्ट है ही है। हाँ, अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी एक कॉल हो गई, एक यूनिट यूज कर लिया, तो आपकी कॉस्ट में थोड़ा सा इंक्रीज आ गया, और जैसे जैसे इंक्रीज आता रहेगा तो वो आंसर, वो एलिमेंट वेरिएबल है और बाकी क्या है, फिक्स है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात भी, ये कंसेप्ट भी याद आ गया होगा कि सेमी वेरिएबल क्या है। सेमी वेरिएबल costs that contain both fixed and variable cost elements and therefore partially affected by change in level of activity। याद रखो, लेवल ऑफ एक्टिविटी की वजह से ये कॉस्ट भी चेंज होती है, बट उस रेशियो से नहीं, उस पैटर्न पे नहीं जिस पे वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती थी। तो हम इसके लिए एक इक्वेशन यूज करते हैं, y is equal to a plus bx। what is y? y is total cost। टोटल कॉस्ट दो चीजों के ऊपर है, y is equal to a is a fixed cost, plus bx, b is variable cost per unit, b is variable cost per unit। And what is x? x is number of units। तो मतलब क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मतलब यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये हुआ कि ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन किसका है, ये वेरिएबल कॉस्ट का है। ये जो ए है ये क्या है, ये फिक्स कॉस्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम टोटल कॉस्ट किसके इक्वल है, टोटल कॉस्ट इक्वल है फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और आपने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हम हाई लो मेथड यूज करते हुए इस कॉस्ट को स्प्लिट भी कर सकते थे। अगर हमारे पास डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज हो, और हमने उसे स्प्लिट करना हो वेरिएबल और फिक्स में, तो हम बड़े आसानी से वेरिएबल और फिक्स में उसे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, आपको फॉर्मूला याद होगा, अगर नहीं याद तो कॉस्ट एट हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस कॉस्ट एट लो लेवल ऑफ एक्टिविटी डिवाइडेड बाय हाई लेवल ऑफ यूनिट्स माइनस लो लेवल ऑफ यूनिट्स। आपने दो एक्टिविटीज को सिलेक्ट करना होता है, और वो कौन सी दो एक्टिविटीज हैं, जिसमें हाई और लो लेवल, हाई लेवल ऑफ यूनिट्स माइनस लो लेवल ऑफ यूनिट्स डिवाइडेड कॉस्ट एट हाई लेवल माइनस कॉस्ट एट लो लेवल डिवाइडेड बाय हाई लेवल यूनिट्स माइनस लो लेवल यूनिट्स। तो ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। हाई लो मेथड को यूज करते हुए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। और जब वेरिएबल कॉस्ट आ गई, x नंबर ऑफ एक्टिविटी है, तो वो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ सकती है। और फिक्स कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, ऑलरेडी हम बचपन से करते आ रहे हैं। हम कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी हाई या लो लेवल ऑफ एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट ले लें और उसमें से वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आप फाइंड कर चुके हैं, मल्टीप्लाई बाय कर दें उस लेवल ऑफ एक्टिविटी से, तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास
टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी तो टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। ऐसे बातें समझ नहीं आती, ये मुझे भी पता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एग्जाम्पल में देखना पड़ेगा और हम ये कैलकुलेट करेंगे, तब ये बात समझ आएगी कि जो मैंने बोला है वो क्या है। तो ये आ गई आपके लिए एग्जाम्पल। अच्छा, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, मैंने अक्सर ये क्योंकि काफ़ी सालों से सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ कि कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी हाई लेवल ही होता है। पिछले दिनों एक बच्चे ने सवाल भेजा तो मैंने कहा शायद ये आपका भी सवाल हो सकता है। उसने कॉस्ट, हाई कॉस्ट और लो कॉस्ट लेके क्वेश्चन किया और उसका आंसर ठीक ना आया। तो जब उसने मुझे सोल्यूशन भेजा तो मैंने उसे कहा कि हम कॉस्ट एट हाई लेवल कहते हैं, हाई कॉस्ट नहीं कहते, लो कॉस्ट नहीं कहते। हमें क्या चाहिए, हाई लेवल चाहिए और लो लेवल चाहिए। तो यहां पे देखो, यहां पे कॉस्ट वाला कॉलम नहीं देखना, यूनिट्स का कॉलम देखना है, एक्टिविटी का कॉलम देखना है। तो 200, 300, 400, which one is higher? जी बिल्कुल, 400 is higher and which one is lower? लोअर क्या है, 200, 300, 400। तो हमें ये तो किसी बच्चे से भी पूछ लें, वो कहेगा 200 इज लोअर। तो अब हाई लेवल क्या आ गया, 400, लो लेवल क्या आ गया, 200। तो कॉस्ट एट हाई लेवल, देखें वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कॉस्ट एट हाई लेवल 9000, कॉस्ट एट लो लेवल 7000 डिवाइडेड बाय हाई लेवल यूनिट्स 400 माइनस 200, 2000 डिवाइडेड बाय 200। आप यहां से चेक कर सकते हैं आपके पास क्या आंसर आना चाहिए, 10। तो दिस 10 इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कितना आसान था, कॉस्ट एट हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस कॉस्ट एट लो लेवल ऑफ एक्टिविटी डिवाइडेड बाय हाई लेवल यूनिट्स माइनस लो लेवल यूनिट्स। सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारी निकल गई। इसके बाद क्या है, कहते हैं फिक्स कॉस्ट बता दो। तो हम बता देते हैं, कोई भी लेवल ऑफ एक्टिविटी ले ले। लेट्स सपोज मैं 200 वाला ले लेता हूं। 200 के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, तो देखो 200 मल्टीप्लाई बाय 10, 2000 इज वेरिएबल, 2000 इज वेरिएबल। 7000 में से ये 7000 कैसे आया, ये सेमी वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल भी है फिक्स भी है। तो अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि इस 7000 में से 2000 क्या है, वेरिएबल है, 7000 में से 2000 वेरिएबल है, तो हर बच्चा कहेगा कि हाँ 5000 ही फिक्स कॉस्ट है। तो बिल्कुल आपने सही फाइंड किया, 5000 ही क्या है, फिक्स कॉस्ट है। 5000 क्या है, फिक्स कॉस्ट है। तो अब क्या कहता है, अब हमें कहता है कि बताओ 550 यूनिट्स पे क्या कॉस्ट होगी, सेमी वेरिएबल है। तो हमने कहा पर यूनिट रिमेन सेम, पर यूनिट रिमेन सेम, पर यूनिट क्या आएगी, पर यूनिट क्या आएगी, पर यूनिट 10 आएगी। तो 550 को किससे मल्टीप्लाई करें, 550 को मल्टीप्लाई करें 10 से, और आपके पास कितना आ गया 5550 प्लस फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। फिक्स कॉस्ट कितनी थी, फिक्स कॉस्ट अभी हमने निकाली थी 5000 थी, तो इसमें आप 5000 ऐड कर दें तो आपके पास दिस इज टोटल कॉस्ट एट 550 यूनिट्स। तो देखें हमने जल्दी से एक छोटी सी एग्जांपल की। आपको याद आ रहा होगा कि आज का लेक्चर तो वही है, शायद आपको लग रहा हो कि मैं F2 पढ़ रहा हूँ, वही सारी बातें। अगर आपने पुराना पढ़ा हुआ है तो आपको वो रिकॉल हो रही होगी कि हाई लो मेथड क्या था। अब इसको हम आगे जाके और डिटेल में हर चीज़ को पढ़ेंगे, बट ये हमारा जो आज का लेक्चर था अभी इसमें कुछ रहता भी है, और ये जो आज का लेक्चर था ये प्रीवियस हमारी क्या थी, प्रैक्टिस थी। नेक्स्ट है जी स्टेप फिक्स कॉस्ट। अब यहां पे कहते हैं अच्छा स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या है। फिक्स कॉस्ट तो समझ आ गई, स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या है। एक खास स्टेप तक कॉस्ट आपकी सेम रहे और उसके बाद क्या आ जाए, इंक्रीज आ जाए। इसको स्टेप फिक्स इसलिए भी कहते हैं कि ये कॉस्ट इस तरह के स्टेप्स बनाती है, जिस तरह आपको बस स्टेयर्स होती है ना, एक लेवल फिर इंक्रीज, फिर एक लेवल फिर इंक्रीज, ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट।
जो एक खास लेवल तक सेम रहे। फिर बच्चा कहता है ऐसा क्या, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बताएं, कोई ऐसी मैं डेली लाइफ से चीज देखूं फिर ये समझूंगा, ऐसे मैं बात नहीं समझूंगा। तो एक खास लेवल तक, लेट्स सपोज आपने एक मटेरियल रखना है, आपने एक आपके पास स्टोर है, उसमें आप 100 टन रख सकते हैं। तो जब भी आप, अगर आप अपने सप्लायर से 150 टन मटेरियल मंगवा रहे हैं, तो अब आपको 2 स्टोर्स चाहिए। तो अब 2 स्टोर्स की कैपेसिटी कितनी होगी, 100 प्लस 100 200। अगर आपकी इन्वेंट्री 200 से ऊपर गई तो अब आपको एक तीसरा स्टोर भी चाहिए। और जिस तरह हमने पहले बात की थी कि एक रूम में 5 लोग रह सकते हैं, अगर 6 दोस्त हो गए हैं और आप कहीं पिकनिक पे चले गए हैं, कहीं नारायण का गान घूम रहे हैं और आप 6 दोस्त हो गए हैं, अब आपको एक रूम में नहीं रह सकते, अब आपको 2 रूम्स चाहिए। क्यों? एक रूम की कॉस्ट 5,000 में आपको रूम मिल रहा था, 5,000 में 5 लोग ही रह सकते थे। जैसे ही एक और दोस्त ऐड हुआ, अब अगर कोई आप में से समझदार दोस्त होगा, वो कहेगा 6 नहीं 10 होने चाहिए। 10 क्यों होने चाहिए? क्योंकि अब 6 भी हों तो रूम की कॉस्ट 10,000 है, 10 भी हों तो 10,000 है। तो अगर 10 होंगे तो हर बच्चा 1-1 हजार देगा, 6 होंगे तो हमारी कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो अब ये जो स्टेप्स हैं, ये जो एक खास लिमिट है, इस लिमिट से ऊपर जाओगे तो कॉस्ट में एक खास इंक्रीज आएगा, फिर लिमिट आ जाएगी। वो लिमिट क्या है कि जिस तरह मैंने कहा कि एक रूम में 5 लोग, तो वो एक लिमिट, फिर 1 से 2 रूम हुए तो 10 लोग, ये दूसरी लिमिट। फिर अगर 11 हो जाते हैं तो हमने कहा अब हमें 3 रूम चाहिए होंगे, तो अब ये लिमिट 15 तक है। तो हम ये हर एक क्या बनता जा रहा है, स्टेप फिक्स कॉस्ट बनती जा रही है। ठीक है जी। तो अ टाइप ऑफ फिक्स कॉस्ट दैट इज ओनली फिक्स within certain limits of the activity. Once the upper limit of an activity level is reached, मतलब 5 से 6 पे गए तो क्या होगा, हाई लेवल ऑफ रेलेवेंट, और आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो हाई हो जाएगी और अब आपको और रूम्स लेने पड़ेंगे। आखिर में चल के देखते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है। अभी तक हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा, मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। हमने वेरिएबल कॉस्ट पे बात की, हमने फिक्स कॉस्ट पे बात की, पर यूनिट पे बात की, टोटल पे बात की। ग्राफ्स पे मैं खुद नहीं गया क्योंकि ग्राफ्स हम ऑलरेडी बना चुके थे, बचपन से बनाते आ रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट हो गई, फिक्स कॉस्ट हो गई, सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, स्टेप फिक्स कॉस्ट हो गई, और उसके बाद हमने थोड़ा सा हाइलो मेथड को भी देख लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट भी रिवीजन क्लास ही होगी, और उसमें हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो कि बेसिक स्टैंडर्ड कॉस्ट है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, ओवर या अंडर अब्जॉर्प्शन क्या होती है, और बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट्स जो F2 के हैं। अक्सर मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि बच्चे इन कंसेप्ट को सीरियस नहीं लेते, जिसकी वजह से बेसिक कमज़ोर होती है और जिसकी वजह से अल्टीमेटली नुकसान कहाँ पे होता है, एग्ज़ाम के अंदर होता है। तो आपने भी अगर इससे पहले F2 रिसेंटली पढ़ा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने कुछ टाइम हो चुका है, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी कहा बहुत सारे स्टूडेंट्स F5 को लास्ट में दे रहे होते हैं, तो आपके लिए ये बेसिक्स ज़रूरी हैं ताकि आपको आगे चल के आसानी हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।